हेलो माय डी स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र भाग को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का अध्याय 1 जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी, इस अध्याय को हम प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हम सोल्व करने वाले हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इन प्रश्नों के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक समझना है और जो जो समझाऊंगा मैं आपको तुरंत याद कर लेना है। आपको बहुत ही ईजी अध्याय ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसके अंक विभाजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा। तो आपको इसमें थोड़े बड़े बड़े प्रश्नों को याद करना है। तो देखिए, हमारे सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी का आपको अर्थ बताना है। इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। आपको भौतिक पूंजी का अर्थ बताना है। तो देखिए, इसका आंसर में क्या लिखा है, भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है ना। भौतिक पूंजी क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है। संपत्ति को हम धन या दौलत भी कह सकते हैं। संपत्ति का उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं, है ना। हम किसी नई चीज़ का डेवलप करते हैं और जो कि हमें पुनः लाभ देती है, हम उसे संपत्ति कहते हैं, है ना। भौतिक भौतिक यानी प्रैक्टिकल, है ना। जो आपके पास प्रैक्टिकल मनी होती है, जैसे आपके पास 100 रुपये 50 रुपये, हम उसी को भौतिक पूंजी कह सकते हैं, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसका उपयोग करके इसका उपयोग हम काम में करते हैं। हम इसका उपयोग उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में करते हैं, है ना। किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम जिसका उत्पादन कर रहे हैं हम उसमें भौतिक पूंजी का उपयोग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, किसान का हल, है ना। जैसे कोई किसान अपने खेत में गेहूं की फसल बो रहा है, तो गेहूं की फसल बो रहा है, वह किसके माध्यम से बो रहा है, भौतिक पूंजी के माध्यम से बो रहा है। वह अपने पास के पैसे लगा रहा है, उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में फसल का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के फलस्वरूप किसान के पास पुनः लाभ आ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से इसे यह भौतिक पूंजी है। और जैसे कई मशीन, जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, इसके द्वारा भी कई सारे उत्पादन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक पूंजी की परिभाषा हो जाती है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भौतिक पूंजी को हम रियल मनी भी कह सकते हैं। सेकंड, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति क्या है ना। हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्य समस्या को कैसे दूर किया है, समझाइए। तो देखिए, हरित क्रांति का मतलब क्या है। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है ना। हरित क्रांति का फलस्वरूप जो कृषि उत्पादन है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई है। कई जो फसल पहले बहुत धीमी गति से होती थी, वह बहुत अधिक गति से होने लगी है। और ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब रासायनिक उर्वरक और नई नई तकनीक जो आ रही है उसके कारण हुआ है। जैसे कि ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है, कई सारी नए आधुनिक मशीन आ गई है जिसकी मदद से खेती में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो ये सब उसके कारण हुआ है, हम इसे हरित क्रांति कह सकते हैं। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई है ना। जैसे कि पहले पारंपरिक कृषि में कोई मजदूर किसी काम को करने में 4 दिन लगाता था, है ना। जैसे कि कोई बैल होता था, बेल से जब हम बखराई करते थे उसको बखराई करने में 4 दिन लगते थे। लेकिन अब ट्रैक्टर के माध्यम से वही काम आपका 1-2 घंटे में पूरा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो आधुनिक कृषि है, जो हरित क्रांति है, उसके द्वारा कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। जब कम समय लग रहा है, कम समय लगने के कारण अधिक फसलें हो जा रही है, बहुत तेजी से उत्पादन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देखिए, हरित क्रांति से आज फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होना, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि फसलों की उत्पादकता में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, अधिक तेजी से उत्पादन होने लग जाता है। जहाँ पर पहले गेहूं की फसल, है ना, गेहूं की फसल मान के चलिए 1 बोरा उगती थी, तो अब उसी हरित क्रांति के कारण वही गेहूं की फसल अब 10 बोरा उगने लगी है। देखिए, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है ना। जहाँ पर हरित क्रांति के कई सारे
लाभ है वहीं पर इसकी कुछ हानि भी है ना। देखिए नलकूप हम ट्यूबवेल भी कह सकते हैं, फिर बोर भी कह सकते हैं। बोर से जल का पानी, भूमि के जल का पानी ऊपर आता है, तो इसके कारण भूमि का जल स्तर भी कम हो गया है, यह एक उसकी हानि है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, उत्पादन। उत्पादन में मैंने आपको बताया उत्पादन का अर्थ पैदा करना, है ना, किसी नई चीज को उत्पादन करना, है ना। उत्पादन का उद्देश्य क्या है ना, उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। कारकों को हम कारण भी कह सकते हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण उत्पादक करना आवश्यक हो गया है। तो देखिए उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है ना। हमें आवश्यकता है तभी तो हम उत्पादित कर रहे हैं ना, है ना। हमें आवश्यकता है, हमें जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें खाने के लिए फसलों की आवश्यकता है, तभी हम उसका उत्पादन करते हैं, तभी किसान उसको उत्पादन करते हैं। अर्थात उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब हम देखते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारक या फिर कारण, है ना। तो देखिए पहला क्या है, भूमि। तो देखिए हम उत्पादन भूमि पर ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी भूमि पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ, जमीन पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी काम करने के लिए भूमि तो एक प्राकृतिक संसाधन होता ही है। दूसरा देखिए श्रम, हमें उत्पादन करना है तो हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, हमें श्रम करना ही पड़ेगा, अर्थात शारीरिक कार्य में लगे संवैतनिक व्यक्तियों का कार्य। तीसरा देखिए पूंजी, यदि हमें उत्पादन करना है तो हमें अपने पास की पूंजी लगाना ही पड़ेगा, हमें पास का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी हमें कुछ रिटर्न मिल सकेगा। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। चौथे देखिए संगठन। संगठन अर्थात जब हम भूमि, श्रम और पूंजी को, जब हम भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ किसी निश्चित दिशा में, कहीं सही दिशा में लगाते हैं, तो हमें सही दिशा में लगाने के लिए हमें अपनी बुद्धि और उद्यम की आवश्यकता होती है, उसे ही हम संगठन कहते हैं, है ना। ज्ञान और उद्यम की हमें आवश्यकता पड़ती है इसे किसी निश्चित दिशा में लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने उत्पादन को समझ लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ये पारंपरिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए हमें हरित क्रांति की विशेषताएं लिखनी है। पहला क्या है, अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा खेती के तरीके बताए गए हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कई प्रकार के हाइब्रिड बीज आते हैं जिसकी मदद से बहुत अच्छी फसलें होती है, ऊंची ऊंची फसलें होती है। तो इस प्रकार से जो बीज होते हैं वे अधिक उपज दे देते हैं, ये हमारा पहला फायदा होता है हरित क्रांति से। दूसरा देखिए एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होना, है ना। मतलब कि हाइब्रिड बीज के कारण एक ही पौधे से कई बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होता है। तीसरा देखिए रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा, है ना। हरित क्रांति की विशेषताएं हम इसे दोष भी मान सकते हैं। चौथा देखिए कृषि क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है ना। पहले बहुत धीमे धीमे कार्य चलता था, लेकिन अब बहुत तेजी से कार्य चलता है, इसके कारण कृषि क्षेत्र का विकास हो गया है। देखिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते क्या है, यह पारंपरिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात हरित क्रांति पारंपरिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है, हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए हरित क्रांति पारंपरिक कृषि से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पहला, मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, है ना। हरित क्रांति इसलिए लागू की गई थी ताकि कृषि में उत्पादन को और तेजी से बढ़ाया जा सके, जबकि पारंपरिक बीजों से पारंपरिक कृषि की जाती थी, है ना। जो पुराने जमाने के जो बीज होते थे, साधारण बीज होते थे, है ना। गेहूं को बो दिए, गेहूं को निकाले, गेहूं बो दिए उनने, गेहूं निकल गया, फिर निकालने के बाद जो थोड़ा सा बीज बच जाता था उसे ही अगले साल बो दिया जाता था, तो इसे हम पारंपरिक बीज कहते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYBS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी, है ना। आजकल जो आधुनिक कृषि है उसमें सिंचाई के लिए हमें अधिक पानी, है ना, बोर के माध्यम से हम पानी को खींचते हैं तो हमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। कीटनाशक, इन सभी चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये पारंपरिक कृषि से भिन्न हो जाती है। जो पारंपरिक कृषि होती थी तब हमें उतनी अधिक उतनी अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। हम कीटनाशक को भयानक मानते थे, है ना, और हम कुओं से, है ना, झरनों से, इस प्रकार से हम पानी से सिंचाई करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भूमजल नदियों के पानी को किस तरह प्रभावित करती है। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। अर्थात हमें बताना कि रासायनिक उर्वरक से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ा है मिट्टी, भूमजल, है ना, भूमि का जल और नदियों के पानी पर। तो देखिए रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, चलिए हम बताते हैं। पहले क्या है, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, अर्थात जब रासायनिक उर्वरक का जब ज़्यादा प्रयोग हुआ तो मिट्टी का उपजाऊपन बहुत कम हो गया, है ना। उपजाऊपन तो आप समझते होंगे। दूसरा, नलकूप को हम बोर भी कह सकते हैं या फिर ट्यूबवेल भी कह सकते हैं। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है ना। जब बोर चलने लगा तो बोर इतना चलाने लगे, लोग इतना चलाने लगे, जब नई नई आधुनिक तरीके आए तो लोगों ने बोर को इतना चलाया कि भूमि का जल का स्तर कम होने की कगार पर आ गया है। तीसरा देखिए, पर्यावरणीय संसाधन नष्ट होने लगे। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे अधिक जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है वह पंजाब राज्य में ही होता है। आपको यह बात याद रखना है, इसलिए हम इसकी जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया है ना। मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी कम हो गई है रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से। पहले की अपेक्षा खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ट्रैक्टर हो गया, यदि हमने ट्रैक्टर खरीद के लाए तो ट्रैक्टर में ईंधन लगता है, कोई भी हमने मशीन खरीद के लाए तो हमें उसमें ईंधन लगता है। इस प्रकार से जो फसल की लागत होती है वे कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन, देखिए हमने अगला क्वेश्चन अभी सेकंड नंबर पे जो सोल्व कर लिया था ना, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, ये देखिए हमने जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था हमें सोल्व कर लिया है, इसलिए हम फिर से इसे सोल्व नहीं करेंगे, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। खेती के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई 4 अंतर लिखिए, है ना। अभी जो मॉडर्न खेती हो रही है, जो आधुनिक हो रही है, और जो पुरानी कृषि होती थी, जो लगभग आज से 100-150 साल पहले होती थी, उनमें क्या क्या अंतर है, आज की खेती और पुरानी खेती में क्या क्या अंतर है, हमें इस बारे में बताना है। तो देखिए एक तरफ हमने अंतर बताना है, हम 2 कॉलम बना देंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे आधुनिक खेती का तरीका और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे पारंपरिक खेती का तरीका। तो देखिए अंतर क्या है। पहला अंतर देखिए, आधुनिक खेती में मशीनों द्वारा खेती की जाती है ना। आपने देखा जो अभी खेती हो रही है उसमें हम ट्रैक्टर हो गए, इन सब जो मशीन हो गए, इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन जो पुरानी कृषि होती थी, जो लगभग 100-150 साल पहले होती थी, उसमें हम बैलों के माध्यम से खेती करते थे, इसलिए हम बैलों को महत्व दे देते थे। लेकिन आजकल बैलों का महत्व उतना नहीं रह गया है। दूसरा देखिए, आधुनिक खेती में जैविक खेती ज़्यादा नहीं होती है। अब जैविक खेती किसे कहते हैं, जैविक खेती में होता क्या है, जीव द्वारा खेती की जाती है ना। जीव द्वारा जब खेती की जाती है हम उससे जैविक खेती करते हैं, हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। तो जैविक खेती आधुनिक खेती में होती नहीं है, क्योंकि इसमें जीवों का ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है, और पारंपरिक खेती में जैविक खेती ज़्यादा होती थी। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण, है ना। रासायनिक खाद का जब अत्यधिक प्रयोग होने लगा, रासायनिक खाद हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक मानी जाती है। तो रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण जो फसलें होती है वे स्वास्थ्य पूर्वक नहीं मानी जाती है, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है ना, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। और पारंपरिक खेती है ना, पारंपरिक खेती में स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी। देखिए 14 पॉइंट देखिए आप, सिंचाई के साधनों में नलकूपों ट्यूबवेल का प्रयोग किया गया है ना। जो अभी आजकल मॉडर्न खेती होती है उसमें देखिए लीजिए आप, ट्यूबवेल, बोर, इनका सब ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। लेकिन पारंपरिक खेती में सिंचाई के साधनों में नदी एवं कुओं का प्रयोग किया जाता था, है ना। 5वां देखिए, तुलनात्मक रूप से खेती में उत्पादन अधिक होता था, है ना। जो भी मॉडर्न खेती हो रही है उसमें उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन पारंपरिक खेती में उत्पादन इसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होता था। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं, संक्षिप्त सूची बताइए। गैर कृषि उत्पादन अर्थात जिसमें कृषि नहीं होती हो, जो कि कृषि से संबंधित कार्य नहीं है, जो कि किसानी से संबंधित कार्य नहीं है ना। तो इसकी हमें सूची बनाना है। तो देखिए 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए आपको 4 पॉइंट लिखना है और 4 पॉइंट की आपको डिटेल भी कर देना है। जैसे कि हम देखते हैं दुकानदारी में आप पॉइंट लिख सकते हैं, कंप्यूटर शॉप में आप पॉइंट लिख सकते हैं, बैंक में लिख सकते हैं, है ना।
पशुपालन में आप ले सकते हैं। तो जो भी ये सब 10 पॉइंट है, इसमें गैर कृषि उत्पादन कार्य होता है। आपको 4 पॉइंट लिख देना है परीक्षा में, है ना। जैसे कि दुकानदारी में आप ले सकते हैं, है ना। जैसे किराना दुकानदार हो गए, वे सब मतलब इससे पैसा कमाते हैं, उत्पादन करते हैं। कंप्यूटर शॉप से उत्पादन होता है, बैंक से भी उत्पादन होता है, पशुपालन से भी उत्पादन होता है। इस प्रकार से आप मन से वर्णन कर सकते हैं या फिर आप बुक का भी सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में अध्याय 1, है ना, जो पालमपुर गांव की कहानी है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा दिया हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।